एवरीवन, वेलकम टू स्टडीशाला 1। मैं अपूर्वा आज आपके सामने हाजिर हूँ। जो हमारा सीटेट का बचा हुआ थीम था वाटर, जो मैंने जिस पर लास्ट लेक्चर में चर्चा करी थी, उसका काफी पार्ट अभी रह गया है। तो फ्रेंड्स आइए आज इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो हमारे बचे हुए टॉपिक्स हैं वाटर को लेकर के, और हमारे कुछ इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी पॉइंट्स है, उसको भी हम कवर करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स कल मैंने आपको पढ़ाई थी हार्ड वाटर, सॉफ्ट वाटर, वाटर के सोर्सेज क्या क्या हैं, ठीक है, और वाटर कितना प्रतिशत हमारे पृथ्वी पर है, कितना प्रतिशत जल है, कितना नहीं है, क्या है, कितना हमारा स्थल भाग है, कितना जल भाग है, ये सारी चीजें कल मैंने आपको बता दी थी फ्रेंड्स। तो आज का जो हमारा एनसीईआरटी का दूसरा पॉइंट है वाटर में, वो है अलबरूनी एक नजर, ठीक है, अलबरूनी की नजर से। अलबरूनी था कौन फ्रेंड्स? ये क्वेश्चन जो है सीटेट के अलावा आपसे हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो अलबरूनी के बारे में सीटेट से जहां से पॉइंट लेता है, स्टेटमेंट से उठाता है, क्वेश्चन से उठाता है, कभी कभी क्वेश्चन भी पूछ लेता है कि अलबरूनी कौन थे, ठीक। तो आपसे दे देगा यात्री थे, ये थे, वो थे, तो आपको वहां क्या टिक करना है? यात्री, ठीक। तो फ्रेंड्स अब ये किस लिए आए थे भारत, ये भी जानना जरूरी है। इनकी किताबें कौन कौन सी है, ठीक है, इन्होंने किस चीज पर खोज करी, क्या किया, वो भी देखते हैं। तो ये एनसीईआरटी का एक पॉइंट है और आपसे ये सीटेट में हर बार पूछा जाता है। आइए देखते हैं एक नजर से। तो फ्रेंड्स 1000 साल पहले एक यात्री भारत आए, ठीक, आज से हजारों साल पहले जो हमारे भारत में एक यात्री था, वो उसका नाम क्या था? अलबरूनी, ठीक, नाम अलबरूनी। पहला पॉइंट ये है। मैंने यहाँ पे पॉइंट वाइज इसलिए लिखा है ताकि आपको याद करने में आसानी रहे और आप किसी भी पॉइंट को भूले नहीं। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको ना समझ में आए या दिमाग में ना बैठे। एक बार, दो, तीन बार आप अच्छे से सारी चीजें देखेंगे, आपको दिमाग में आराम से बैठ जाएगा। जिस देश से आए थे आजकल उसका नाम क्या है? उज्बेकिस्तान। ये देखिए यहाँ पे मैंने अंडरलाइन कर रखा है जिससे आपको प्रॉब्लम ना हो, ठीक। आज उसका नया नाम क्या है? उज्बेकिस्तान, ठीक है। ये था कौन? यात्री था जो हमारे भारत आया था, ठीक। अलबरूनी ने बारीकी से चीजों और जगहों को देखा और उनके बारे में लिखा। कौन सी चीजें देखी? तालाब देखे, ठीक, जो पुराने जमाने के तालाब है, सरोवर, जो सारी चीजें उसने महसूस करी और उनके बारे में लिखा, ठीक, क्योंकि वो क्या था? एक यात्री था। और इंपॉर्टेंट पॉइंट, उसे किस चीज का शौक था? नए नए देश और लोगों के विषय में जानने का, यानी कि कोई चीज है वो ऐसे क्यों है, ठीक है, और पानी लाते कहाँ, ये यूज कैसे करते हैं, ये कैसे बनाया, तो उसे नई नई चीजें क्या करने का शौक था? खोज करने का शौक था। किसको? अलबरूनी को। इसलिए वो भारत आया था। वो क्या था? एक यात्री था। नए नए देश और लोगों के विषय में जानना, ठीक है। नए नए देश है तो वहां पे खासियत क्या है, ऐसा क्यों होता है, ठीक है, ये सारी चीजें से शौक था, ठीक। अब फ्रेंड्स क्या क्या वो देखिए, बड़े बड़े भारी पत्थर, लोहे के कुंडे, सीढ़ियों से जोड़कर तालाब के चारों तरफ चबूतरे। अब ये चीज जो मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर रखी है, ये है पानी, ठीक है फ्रेंड्स, ये है पानी, और ये सीढ़ी नुमा चारों तरफ आज भी आप, एक मैं आपको एग्जाम्पल देके बताती हूँ। आप किसी भी तीर्थ स्थान वगैरह पे अगर जाएंगे, अगर जैसे नीमसार वगैरह चले जाइए, सीतापुर, तो ये अगर आप ऐसी चीज जगह पे जाएंगे तो वहां पे आज आपको आज भी क्या मिलेंगे? क्या मिलेंगे? तीर्थ स्थान मिलेगा। तीर्थ स्थानों में आपको क्या मिलेगा? आप देखेंगे कि जमीन में क्या भरा होता है? पानी, और उसके चारों तरफ क्या होती है? सीढ़ी नुमा वो होती है सीढ़ियां, जिससे लोग क्या करते हैं? सीढ़ी से उतर के जाते हैं, तो वो वहां पे क्या करते हैं? नहाते हैं, धोते हैं और यूज करते हैं सारी चीज। ये पुराने जमाने की टेक्निक्स है। उसी पर क्या किया? अलबरूनी ने खोज करी थी, ठीक है। तो वही मैंने यहाँ पे ड्रॉ करा है ताकि आपको याद रहे। चबूतरे, तो ये है, ये चबूतरे हो गए, मतलब इसकी सीढ़ियां। यहाँ पे क्या भरा रहता था? पानी। तो आज भी ये सारी चीजें इतिहास में आपके अवेलेबल है, ठीक। अपने देश से अलग अलग उनके बारे में लिखा, ठीक, अपने देश से अलग अलग चीजें उसने खोज करी और उसने अपनी किताब का नाम इंपॉर्टेंट देखिए, ये है किताब का नाम, ठीक, तहकीक-ए-हिंद किताब का नाम क्या है? तहकीक से क्या याद कर लीजिए? तहकीकात मतलब खोज करना, किसी चीज के बारे में जानना, तहकीकात करना। तो क्या फ्रेंड्स? तहकीक-ए-हिंद किताब, उसको क्या बोला था? उल हिंद या भारत की खोज के नाम से भी जाना जाता है। उसकी लिखी हुई किताब, किसकी? अलबरूनी की, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये उसकी किताब का नाम हो गया, जो उसने सारी खोज करी, भारत आया, ठीक है, उसने तरह तरह
की चीजें जानी, उनके बारे में समझा, वो सब उसकी किताब में भारत की खोज या उल हिंद अगर दोनों भी आ जाए तो दोनों ही सही है। ठीक, फिलहाल एक आपसे एग्जाम में देगा तो उल हिंद या भारत की खोज उसकी किताब का नाम है। ठीक है फ्रेंड्स, और पूछ ले वो किस लिए भारत आया था, तो आप क्या बताएंगे, यहां से बता देंगे। ये वाला पॉइंट आप याद कर लीजिए। नए नए देश और लोगों के विषय में जानने का उसको शौक था, किसको, अल-बरूनी को। तो फ्रेंड्स ये रही कुछ अल-बरूनी के बारे में, इसलिए मैंने इसको पॉइंट पैराग्राफ में लिखा हुआ है आपके एनसीईआरटी में। मैंने पैराग्राफ से इसको पॉइंट में कन्वर्ट करके आपके सामने इसलिए प्रेजेंट किया है ताकि आपको आसानी से याद हो जाए और आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। कोई भी पॉइंट्स में अगर आप फंसते हैं तो आप पॉइंट वाइज देख लेंगे तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। आइए देखते हैं। पहले वो एक यात्री था, भारत आया, जिसका अब उसका क्या नाम है, उज्बेकिस्तान। ठीक, उसको अलग अलग चीजों के बारे में जानने का, खोज करने का शौक था। उसकी किताब में तहकीके हिंद किताब जो है उसमें भारत की खोज भी नाम से भी जाना जाता है, उसमें सारी चीजें लिखी है। ये फ्रेंड्स एक करंट अफेयर का भी क्वेश्चन है। ठीक है, ये आपसे करंट अफेयर और स्टैटिक जीके में, इतिहास के उसमें भी ये क्वेश्चन आ जाता है कई बार। ठीक है, अल-बरूनी के बारे में, क्योंकि काफी ज्यादा चर्चित व्यक्ति है तो इस वजह से। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये रहा हमारा अल-बरूनी के बारे में। अब आइए नेक्स्ट पॉइंट देखें। तो फ्रेंड्स अगला पॉइंट जो एनसीईआरटी में मेंशन है वो है बूंद बूंद की कीमत। यानी कि आप सभी को पता है दोस्तों कि जल यानी कि पानी हमारे लिए कितना आवश्यक है। ठीक है, मनुष्य के जीवन के लिए पानी बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। तो फ्रेंड्स ये जो सारी चीजें लिखी हैं ये एनसीईआरटी का मैंने आपको निचोड़ दिया है। वो लिखा तो बहुत कुछ है, बच्चे उसमें कंफ्यूज रहते हैं, बट पढ़ना जो है आपको सिर्फ मैंने वही सारी चीजें यहाँ पर लिखी हैं। तो बूंद बूंद की कीमत से आप क्या समझेंगे इस पॉइंट के द्वारा, तो इस पॉइंट से देखते हैं। राजस्थान के जैसलमेर, आप सभी को पता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से जो हमारा भारत का सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला राज्य है वो कौन सा है, हमारा राजस्थान, फर्स्ट नंबर। ठीक है, मैंने आपको इस वीडियो में बताया भी है क्षेत्रफल वाली वीडियो में, प्लीज आप प्लेलिस्ट में जाएं और सारी वीडियो को अच्छे से देखें। तो राजस्थान के जैसलमेर के अलावा बहुत से इलाके ऐसे हैं राजस्थान में जहां पर क्या होता है, साल में बहुत कम वर्षा होती है। अब कम वर्षा होगी तो क्या होगा, पानी की कमी होगी। आप सभी को पता है कि पानी लेने के लिए औरतें कितनी दूर दूर तक जाती हैं, पानी वहां पे बहुत ही ज्यादा कम है, रेगिस्तानी इलाका। ठीक है, तो बूंद बूंद की कीमत, इसीलिए इसको नाम दिया है कि बूंद बूंद, यानी कि पानी की जो कीमत है वो बहुत ज्यादा है, इसलिए आप अगर एक बूंद पानी बचाएंगे तो वो भी आपके बहुत काम आएगा। ठीक है, साल जहां पे बहुत कम बारिश होती है बहुत से इलाके से, तो लोग क्या करते हैं, पानी इकट्ठा करने के लिए। अब जब पानी की कमी होगी, वर्षा होगी नहीं और सूखा पड़ा रहेगा, तो भाई जब बारिश होगी, जैसे मैंने आपको कल बताया था कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक यानी कि जो जल संरक्षण की एक टेक्निक है, मेथड है, उसको यूज करते हैं। कहां पे, राजस्थान में। क्यों, क्योंकि जब बारिश का पानी वो इकट्ठा करते हैं, क्योंकि पानी की कमी है, कैसे भाई वो लोग गुजारा करेंगे, इसलिए वही सारी चीजें यहाँ पे बताई गई हैं। एक तो मैंने कल आपको बताया था कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक, ठीक है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक जो है वो भी कहाँ यूज करी जाती है, राजस्थान में। क्यों यूज करी जाती है, जल संरक्षण के लिए, जल संरक्षण के लिए, क्योंकि बारिश बहुत ही ज्यादा कम होती है, वहां पे पानी की कमी होती है। और एक क्वेश्चन और आपसे दोस्तों, आप कमेंट करके बताइए कि जो है रेगिस्तान वगैरह में जो ऊंट होते हैं वो कैसे गुजारे, क्योंकि ऊंट, अब मैं आपको चलिए बता ही देती हूँ, क्योंकि ऊंट जो है पानी कम पीते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये देखिए, पानी इकट्ठा करने के लिए तालाब, कुएं, टैंक, बावड़ियां प्रयोग करी जाती हैं। कहां पे, राजस्थान में। पानी इकट्ठा करने के लिए क्या क्या, तालाब हो गए, कुएं हो गए, टैंक हो गए, बावड़ियां। बावड़ियां क्या होती, अभी मैंने आपको बताया जब अल-बरूनी वाला पार्ट बताया। ये रहा, जैसे ये जमीन का जैसे एक बना दिया जमीन में, ठीक है, गड्ढा सा, उसके किनारे किनारे सीढ़ी नुमा रास्ते बना दिए उसको उतरने के लिए, यूज करने के लिए उस बावड़ी को। इसी को क्या कह दिया, बावड़ी कह दिया। बहुत तीर्थ स्थानों पे आपको अभी भी बावड़ियां मिल जाएंगी, पर राजस्थान वगैरह में बावड़ियां जो है आपको देखने को मिलेंगी। तो अगला पॉइंट देखते हैं एनसीईआरटी का। जरा सोचो, ये कुछ मैं नया नहीं पढ़ा रही हूँ, एनसीईआरटी में एज इट इज छपा हुआ है, वही मैं आपको सारी चीजें यहाँ पे समरी के तौर पर लेकर आई हूँ आपके लिए। जरा सोचो, ठीक, क्या सोचो भाई, आइए देखते हैं।
सन 1986 में 1986 में जोधपुर और आसपास में क्या पड़ गया? सूखा पड़ गया, सूखा पड़ गया। अब जो कि बारिश होती नहीं है। आप सभी को पता है कि जो हमारे भारत का मानसून है वो कहां से आता है? पश्चिमी घाट से, ठीक। और जब वो पूरा घूम के पहुंचता है तो लेकिन पानी की कमी क्यों होती? क्योंकि वहां बारिश होती नहीं, ठीक। तो 1986 की बात है, जोधपुर और आसपास के इलाकों में क्या पड़ गया? सूखा पड़ गया। क्योंकि ऊपर क्या लिखा है? साल में जैसलमेर और राजस्थान के जो कई जिले ऐसा भी होता है कि वहां पे बारिश होती ही नहीं है, कम तो छोड़िए होती ही नहीं है, तो सूखा तो पड़ना ही है, पानी वहां पे है नहीं। अब ऐसा तो है नहीं कि लोग 500 किलोमीटर 1000 किलोमीटर का सफर करके जाए, तो वो रेन वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक का यूज करेंगे और बावड़ियां, कुएं, टैंक ये सब बनाएंगे, जिसको जैसे बारिश वगैरह जो भी होगी तो वो पानी को क्या करेंगे? कंजर्व करेंगे, बचा करके रखेंगे, जिससे वो फ्यूचर में उसे यूज कर सके, इस्तेमाल कर सके, ठीक है। तो 1986 में जोधपुर और आसपास के इलाकों में क्या पड़ गया? सूखा पड़ गया। ये सन 1986 की बात है, बहुत साल पुरानी बात नहीं है ये, ठीक। जो ये बावड़ियां है, सारी चीजें मैं बता रही हूँ, बहुत हजारों साल पुरानी बात है, ठीक है। तो क्या हुआ? जब सूखा पड़ गया तो क्या याद किया? बावड़ियों को फिर से याद किया गया, ठीक। बावड़ियों को याद किया, अब सूखा पड़ गया, ठीक है। अब लोग पुरानी टेक्निक से आजकल यूज करते नहीं है, ठीक। लेकिन जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग है भाई, जैसे बावड़ियां हो गए, कुएं हो गए, तो इन सब में पानी क्या आज भी लोग पानी का अब समरसेबुल है, नल लग गए तो इतना यूज कम हो गया, ठीक। तो क्या याद किया गया? बावड़ियों को याद किया। अब जब लोगों ने बावड़ी को याद किया तो क्या मिला उन्हें फ्रेंड्स? शॉर्ट में मैंने लिखा है, जब बावड़ियों को याद किया गया तो बावड़ियों में से क्या मिला? कूड़ा मिला। क्या मिला? कूड़ा मिला। 200 ट्रक से भी ज्यादा कूड़ा मिला, किसमें? बावड़ियों में लोगों को। अब जब बावड़ियों में लोगों को कूड़ा मिला तो उसकी सफाई करवाई गई, सारी चीजें करी, तब वो पानी बावड़ियों का यूज कर पाए। तो इससे क्या हमें शिक्षा मिलती है? कि हमें पानी क्या है? सेव वाटर। ये जो सेव वाटर वाला थीम है, ये आपके सीटेट ईवीएस में पिछले बार के पेपर में पूछा जा चुका है, ठीक है। जो मैंने आपको कल बताया था कि विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। तो जल दिवस तो पूछ ही लेता है, और जो विश्व जल दिवस की थीम है 2023 की, सॉरी 2022 की या 23 की, ये भी आपसे पूछ लेता है, तो आप इसको भी एक बार देख लीजिएगा। और ये जो सारी चीजें हैं, ये क्या स्टेटमेंट के फॉर्म में पूछता है। ये जो जितनी भी चीजें मैं आपको बता रही हूँ, अगर अलबरूनी के बारे में पूछेगा तो वो स्टेटमेंट और क्वेश्चन दोनों के फॉर्म में पूछ सकता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये नहीं कुछ खास बातें एनसीईआरटी की। अब आइए अगला देखते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है मृत सागर, डेड सी। मृत सागर के बारे में एनसीईआरटी में कुछ पॉइंट मेंशन है, वो मैं आपको यहाँ पे बताने जा रही हूँ। तो क्या लिखा है एनसीईआरटी में मृत सागर के बारे में? सागरों का पानी वैसे तो नमकीन होता है। आप सभी को मैंने कल बताया था, जब मैंने ये टॉपिक स्टार्ट किया था, कि जो हमारा धरती का जो हमारा पीने योग्य है वो 0.06% है, ठीक है, जिसको हम यूज में लाते हैं। बाकी 97% पानी ऐसा है जो खारा है, जो समुद्र का है। अब वो क्यों? सोडियम क्लोराइड NaCl की वजह से पानी खारा होता है, उसको हम यूज नहीं कर सकते। समुद्र का पानी क्या है? खारा है। वही बात यहाँ पे बताई गई है कि वैसे तो सागरों का पानी क्या होता है? नमकीन। इसी तरह आपके एनसीईआरटी में सेम पॉइंट्स लिखे हुए, मैंने इसकी समरी यहाँ पे बनाई है, ठीक है। दुनिया का सबसे बड़ा नमकीन सागर, ठीक है, दुनिया का सबसे बड़ा नमकीन सागर कौन सा? मृत सागर। ऐसा आपकी एनसीईआरटी में लिखा है, ठीक है फ्रेंड, मैं अपने आप से नहीं बता रही हूँ, ठीक। ये आपसे जो है स्टेटमेंट के फॉर्म में क्वेश्चन पूछ सकता है और क्वेश्चन के फॉर्म में भी। स्टेटमेंट और क्वेश्चन दोनों के फॉर्म में पूछेगा, ठीक है। सबसे बड़ा मृत सागर, सबसे बड़ा नमकीन सागर पूछ लेगा तो आप क्या बताएंगे? मृत सागर। इतना नमकीन पानी है दोस्तों कि 1 लीटर पानी में 300 ग्राम नमक आपको मिलेगा, ठीक है। और उसी 1 लीटर पानी में अगर आप क्या बना सकते हैं? 300 ग्राम नमक बना सकते हैं। इतना खारा पानी है किसका? मृत सागर का, ठीक है। इतना नमकीन पानी चख पाओगे? ऐसा एनसीईआरटी में लिखा है। क्या लगेगा आपको? कड़वा सा लगेगा। क्या लगेगा? कड़वा सा। इतना नमकीन पानी आप चख पाओगे, ऐसा लिखा हुआ है। किसके बारे में? मृत सागर के बारे में। और मजे की बात क्या है? मजे की बात भी लिखी है। मजे की बात यह है कि मृत सागर में ऐसे तैर सकते हैं जैसे कि हम अपने बिस्तर पर आराम कर रहे हो। और
मजे की बात दूसरी है कि नींबू को, जैसे आप नींबू को नमक के पानी में तैराया था, ठीक है, क्यों आप सभी बताइए। तो ये क्या है, मृत सागर के बारे में कुछ खास बातें रही, ठीक है। लेकिन मैं आपको एक बात और बता दूं, जो वॉन झील है, वॉन झील कहां पे है, तुर्की में। वॉन झील कहां पे है, तुर्की में। यहाँ का जो पानी है मृत सागर से भी क्या है, अधिक खारा है, बहुत ही ज्यादा। इसके हमको लगता है कि 2-3 गुना ज्यादा ही खारा है। किसका, वॉन झील। वॉन झील कहां पे है, तुर्की में। ये मैंने आपको पॉइंट बता दिया, पूछा जाता है, ठीक है। तो मृत सागर का पानी कैसा है, खारा है। और क्वेश्चन ये यहां से पूछता है, ये 1 लीटर पानी में 300 ग्राम नमक बनाया जा सकता है। अगर स्टेटमेंट में पूछेगा ये क्वेश्चन मृत सागर का, तो आपसे इसी तरह के क्वेश्चन डाल देगा। और ये जो छोटे छोटे पॉइंट्स है ना, यही ऐसे ही एनसीईआरटी में उठा के सीटेट दे देता है, ठीक है। ऐसे सेम कुछ अलग से अपने आप उसमें आपको खोज करने की जरूरत नहीं है। जैसे जो लिखी है चीजें वही आपको पढ़नी है, क्योंकि पूरा पेपर एनसीईआरटी बेस बनता है, उसमें कुछ भी अलग से नहीं पूछता है। इसलिए जैसे जो चीजें लिख दी गई है, जो चीज बता दी गई है, आप उसी को प्लीज पढ़ लीजिए। और आपको अपने आप कुछ भी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, तभी आपका एग्जाम पास हो पाएगा, क्योंकि वो पूरा एनसीईआरटी बेस्ड पेपर सीबीएसई बनाता है। तो चलिए आप सब आइए अगला देखते हैं, दांडी यात्रा। दांडी यात्रा कहां से शुरू करी गई थी, गुजरात। और दांडी पड़ता कहां है, गुजरात में। दांडी कहां पड़ता है, गुजरात में। तो ये किसकी घटना है, 1930 की घटना है। 1930 की घटना है ये। 1930 यानी कि आजादी से पहले की बात है। क्या, जो ये दांडी यात्रा थी। हमारा देश कब आजाद हुआ था, 1947 1947 में, ठीक। और ये बात कब की है, 1930 की। आजादी से पहले क्या हुआ, कहानी की तरह समझते हैं। अंग्रेजों ने नमक बनाने पर क्या लगाई, रोक लगाई। अंग्रेजों के जो आदमी थे उन्होंने क्या किया, नमक बनाने पर रोक लगाई, ठीक। तो अब दिक्कत क्या आई, लोग नमक नहीं बना सकते थे। जो दुकानों पे नमक मिलता था वो भी बहुत महंगा मिलता था, टैक्स वगैरह लगा के देते थे वो लोग दुकानदार, ठीक। तो क्या हुआ, नमक बनाने पर भी रोक लगा दी गई। अब एक क्वेश्चन आता है आपसे, क्या ये जो मैंने यहाँ लिख रखा है, ठीक है, स्टेटमेंट में पूछता है। और अगर पूछेगा तो दांडी यात्रा कब से कब तक थी ये पूछेगा, और कहाँ शुरू करी गई, कहाँ खत्म हुई ये पूछेगा। तो नमक जो दोस्तों बनता है वो हमारा कहाँ बनता है, तटीय क्षेत्रों पर बनता है, समझे। यानी कि तटना बनता है तटीय क्षेत्रों पर। आपसे स्टेटमेंट के फॉर्म में क्वेश्चन पूछ सकता है। तो तटीय क्षेत्र हमारा कौन सा है, गुजरात। तटीय क्षेत्र पर नमक ज्यादा पाया जाता है, ठीक। तो गांधी जी ने क्या कहा, जो लोग हमें कुदरत से मिली चीज है, जो हमें चीज कुदरत से मिली है उस पर रोक कैसी है। स्टेटमेंट एनसीईआरटी में है और ये गांधी जी के द्वारा कहा गया स्टेटमेंट है, ठीक। कि जो चीजें हमें कुदरत से मिली है उन पर कैसी रोक, ठीक। फिर उन्होंने क्या किया, अब भाई नमक के लिए सब पता है आपको नमक कितना आवश्यक है। तो अब उन्होंने नमक के लिए यात्रा निकाली जिसे कहा गया दांडी यात्रा। और ये यात्रा 12 मार्च 1930 से शुरू हुई और कब खत्म हुई, 12 मार्च से 6 अप्रैल। आपसे पूछता है क्वेश्चन, ठीक है। 12 मार्च 6 अप्रैल को खत्म हुई, 12 मार्च से स्टार्ट होकर 6 अप्रैल 1930 को खत्म हुई, ठीक। अब उन्होंने इस यात्रा को स्टार्ट किया लोगों के साथ मिलकर। अहमदाबाद से दांडी के समुद्र तट तक ये लंबी यात्रा चली। कहां से कहां तक चली, अहमदाबाद से दांडी के समुद्र तक, ठीक। इस गलत कानून को उन्होंने इस यात्रा के द्वारा क्या किया, समाप्त किया, ठीक है। और हमें हमारा नमक वापस मिला। तो क्वेश्चन आपसे पूछता क्या है, क्वेश्चन आपसे ये पूछता है फ्रेंड्स कि जो है कि नमक बनाया कैसे जाता है, ठीक है। जो समुद्र के किनारे वाला पार्ट होता है, ठीक है, समुद्र के किनारे जो है क्यारियां, ठीक है, समुद्र के किनारे क्यारियों को बनाया जाता है, ठीक है। समुद्र के किनारे क्या बनाया जाता है, क्यारियों को बनाया जाता है, ठीक है। क्यारियों को क्या किया जाता है, बनाया जाता है, ठीक है। समुद्र के किनारे क्या बनाया जाता है, क्यारियों को बनाया जाता है। अब इन क्यारियों से क्या होता है, समुद्र की जो लहरें होती हैं, समुद्र की जो लहरें होती हैं वो क्या होती है, आपको पता है लहरें कितनी तेज तेज उठती हैं, ठीक। तो समुद्र की जो लहरें होती हैं वो क्या होती है, किनारे पर जैसे क्यारी बना दी गई तो समुद्र की लहरें यहां तक आई थी। और समुद्र का पानी क्या होता है, खारा होता है, ठीक।
क्योंकि नमक तटीय क्षेत्र पर बनता है, मैंने अभी आपको बताया। तो ये लहरें क्या होंगी, इन क्यारियों में अचानक से आएंगी, क्योंकि लहरें कितनी तेज उठती हैं। तो जो लहरें आएंगी तो यहाँ पे क्या होगा, पानी जो है बह जाएगा, धूप में वापस चला जाएगा, और यहाँ पे क्या छूट जाएगा, नमक। फिर इसी नमक को सुखा करके उसकी पैकिंग वगैरह करके उसको यूज में लाते हैं। तो इस तरह से इस तरह से नमक का निर्माण किया जाता है। क्वेश्चन आपसे यही से पूछता है। और दांडी मार्च से जो भी रथ यात्रा है, कब से स्टार्ट हुई, दांडी मार्च कहाँ से कहाँ तक स्टार्ट हुआ, डेट क्या थी, ठीक है, गांधी जी के द्वारा क्या नारा था, ठीक है, किस विषय में ये दांडी यात्रा हुई थी, आपसे ये पूछता है। और दूसरा क्वेश्चन यहाँ से पूछता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि समुद्र के किनारे क्यारियों को बनाया जाता है, जिससे क्या होता है, समुद्र की लहरें आपको पता है कितनी तेज उठती है, तो वो क्या होती है, सारा पानी अपने साथ लेकर आते हैं, फिर पानी तो वापस चला जाता है, लेकिन नमक वहां रह जाता है। जब नमक वहां रह जाता है तो वो नमक क्या हो जाता है, सूख जाता है, तो उसे सुखा करके उसकी पैकिंग कर ली जाती है। तो इस तरह से नमक का निर्माण होता है। अब एक टॉपिक फ्रेंड्स और बचा है, उसको भी देख लीजिए, वाटर पॉल्यूशन, ठीक है, वाटर पॉल्यूशन, ठीक, ये वाटर पॉल्यूशन इंपॉर्टेंट है। वाटर पॉल्यूशन कैसे कैसे होता है, इसके सोर्सेस क्या है, सोर्सेस मतलब इसके स्रोत क्या है, वाटर पॉल्यूशन के स्रोत क्या क्या है, सोर्सेस क्या क्या है। आप सभी को पता है कि आजकल जो नदियां हैं, ठीक है, नदियां क्या हो रही है, प्रदूषित हो रही है, गंदी हो रही है। किस लिए, क्योंकि आप सभी को पता है जो हमारी इंडस्ट्रीज वगैरह, इंडस्ट्री से क्या हो रहा है, सारा जो गंदा पानी वगैरह होता है, जो डैम्स का गंदा पानी, वो सब कहाँ छोड़ा जा रहा है, नदियों में छोड़ा जा रहा है, डैम्स में छोड़ा जा रहा है, ठीक। और इंडस्ट्री में जो अलग अलग तरह की चीजें बनती हैं, उससे क्या होता है, हालांकि जो है जो पानी की गुणवत्ता चेक करने के लिए बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड का यूज करते हैं, ठीक, पानी की वो चेक करने के लिए ऑक्सीजन पानी, ठीक। बट ये जो सोर्सेज है हमारे अलग अलग वाटर पॉल्यूशन के, जैसे इंडस्ट्रीज हो गई, ठीक है, और आपको पता है कि सीवेज वगैरह है ना, इंडस्ट्रीज और सीवेज मतलब सीवर वगैरह का पानी भी कहाँ छोड़ा जा रहा है, हमारे कहाँ छोड़ा जा रहा है, नदियों में, डैम्स में। किस लिए छोड़ा, अब ये पानी अगर छोड़ा जाएगा तो आप सभी को इतनी कॉमन सी बात है कि ये नदियां और सारी चीजें गंदी हो रही हैं। जैसे दिल्ली की यमुना नदी की अगर बात करें तो आप सभी को पता है कि यहाँ का जो यमुना नदी का पानी है वो कितना गंदा हो चुका है, और वो पीने से लोगों के तरह तरह की बीमारी हो रही है। मैंने आपको बीमारी भी सारी बता रखी है कि दूषित जल से क्या क्या बीमारियां होती हैं, ठीक है, हैजा वगैरह सारी चीजें दूषित जल से होती हैं। तो अब सीधा सा इसका मतलब वाटर पोल्यूशन का यही है कि सोर्सेज क्या क्या है ये पूछ लेगा आपसे, और इससे गंदगी कितनी फैल रही है जो हम पानी यूज नहीं कर पा रहे। अब आप सभी को पता अगर सीवेज है और गंदी इंडस्ट्रीज में जो काम हो रहा है, अगर वो पानी हमारे नदियों में, झीलों में और सब में छोड़ा जाएगा तो क्या होगा, वो जाहिर सी बात है गंदा हो जाएगा, वो पीने योग्य और किसी इस्तेमाल योग्य तो बचेगा नहीं। तो इससे क्या होगा, हमारी नदियां प्रदूषित हो रही है, गंदा हो रहा है। तो ये रहे एनसीईआरटी के कुछ वाटर से रिलेटेड, जल से रिलेटेड थीम से जो है हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, मैंने आपको सारी चीजें कवर कराई है। अब फ्रेंड्स मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट थीम के साथ, जो कि हमारी थीम होने वाली है कौन सी, फैमिली एंड फ्रेंड्स। नेक्स्ट मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ, जो अगली वीडियो में पढ़ाऊंगी वो कौन सी होगी थीम हमारी, फैमिली एंड फ्रेंड्स के बारे में मैं आपको बताऊंगी। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और हम पहली बार हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करिएगा। और फ्रेंड्स मैं ये सारे टॉप थीम खत्म होने के बाद आपको इंडिविजुअल एक एक टॉपिक पढ़ाने वाली हूँ, जो आपके सीटेट के लिए रामबाण साबित होगा। तो तब तक के लिए दोस्तों थैंक यू। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करके जरूर जाएगा। थैंक यू।